और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा मामले में बड़ी खबर यह कि 93 लोगों की हो चुकी है अब तक गिरफ्तारी। 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हिंसा मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पश्चिमी दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है। 200 से ज्यादा लोगों को कुछ देर पहले हिरासत में लिए जाने की खबर थी और अब यह जानकारी कि उनसे पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले, जानकारी मिली, कुछ ऐसे सबूत मिले जिनके बाद 93 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यह संख्या और बढ़ सकती है। तो दिल्ली हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, पश्चिम दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम दिल्ली के वो इलाके नांगलोई से होते हुए जहां ट्रैक्टर रैली आगे बढ़ते हुए नजर आई थी और जगह जगह पर हिंसा हुई थी। उस पूरे मामले में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ के आधार पर हुई है ये गिरफ्तारी, जिसकी संख्या 93 बताई जा रही है। यानी 93 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था और जो बाकी लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ अलग अलग थानों में दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पश्चिम दिल्ली से हुई है ये गिरफ्तारी। 93 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है पश्चिमी दिल्ली से इन्हें बताया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली से गिरफ्तारी बताई जा रही है। हालांकि इस सबके बीच आपको ये भी बताते चलें कि 22 एफआईआर अब तक दर्ज किए जाने की खबर थी, लेकिन अब ये गिरफ्तारी संभावना यही थी कि 200 से ज्यादा लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ होगी, तथ्य मिलते हैं, जानकारी मिलती है, सबूत मिलता है, उसके बाद उन पर एफआईआर तय हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। इस सबके बीच पश्चिम दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। 93 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली हिंसा मामले में हुई है पश्चिम दिल्ली से 93 लोगों की गिरफ्तारी। हालांकि दूसरी जगह जहां जहां पर हिंसा हुई थी, जहां जहां पर उपद्रव हुआ था, उस मामले में भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से 93 लोग गिरफ्तार पश्चिम दिल्ली से। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या और भी गिरफ्तारी हो सकती है और कितनी जल्द? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कई सारी गिरफ्तारियां होनी है क्योंकि जिस तरह से भीड़ थी, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग थे और तोड़फोड़ और हिंसा पर उतारू थे और इन सभी के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह से अब पुलिस लगातार जांच कर रही है उसके हिसाब से 200 लोगों की जो हिरासत 200 लोगों को लिया गया था वो बाहरी दिल्ली और बाहरी नॉर्थ दिल्ली से लिया गया था और यही वजह थी कि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे और जिन जिन लोगों से पूछताछ पूरी होती जा रही है उनके सबूत जो है पुलिस के सामने जो आ रहे हैं उसके हिसाब से उनकी गिरफ्तारी तय की जा रही है और ये आंकड़ा अभी काफी बढ़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही जोन है, वेस्टर्न जोन है, जिसके अंदर 2 जिलों के अंदर ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न जिला है, नॉर्दर्न जोन है, वहां पर भी सबसे ज्यादा इस तरह का हुआ है, साथ ही सेंट्रल जोन है। तो दिल्ली में इस तरह से हर जिले की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी ये आंकड़ा फिलहाल जो है बढ़ सकता है। पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और कई नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि उन नेताओं को अभी तक फिलहाल पुलिस ने सामने नहीं रखा है कि इन नेताओं के नाम है, क्योंकि पुलिस अभी नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन कई नेता भी हैं जिनके एफआईआर में नाम दर्ज है। जी दीपक, लौटेंगे आपके पास। तो दिल्ली हिंसा में यह कार्रवाई, 93 लोगों को अब तक गिरफ्तार, लेकिन ये 2 जोन में कार्रवाई, बाकी जोन्स में भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है जल्द। और इस बीच आपको बता दें 30 जनवरी को तिरंगा मार्च, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में बीजेपी 30 जनवरी को तिरंगा मार्च निकालेगी। यह तिरंगा मार्च कनॉट प्लेस में निकाला जाएगा। तो कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और यह कहा कि बीजेपी 30 जनवरी को मार्च निकालेगी, तिरंगा मार्च निकाला जाएगा और यह मार्च कनॉट प्लेस यानी दिल्ली के सीपी में निकाला जाएगा। बीजेपी की तरफ से यह तिरंगा मार्च होगा। कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का फैसला बीजेपी की तरफ से, जिसकी जानकारी दिल्ली में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की तरफ से दी गई है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी और ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को यह तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली हिंसा को लेकर कपिल मिश्रा की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया था कि यह किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि ये उग्रवादी है जो हिंसा करने पर उतारू है। और इस सबके बीच अब यह ऐलान कपिल मिश्रा की तरफ से 30 जनवरी को तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। तो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक दिन पहले लाल किले में किसानों के हंगामे के बाद तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, तिरंगे का अपमान अब स्वीकार नहीं, पुलिस वालों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं, तिरंगा हमारा सम्मान, पुलिस हमारा अभिमान। तो ये ट्वीट एक बार फिर से देखिए, कपिल मिश्रा की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिखा, तिरंगे का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा, पुलिस वालों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। तो शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस वेन्यू बताया जहां पर तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
जावेद, अब इसको लेकर जो पॉलिटिकल रिएक्शन से हटकर अब आगे कदम भी बीजेपी ऐलान कर रही है कि अब तिरंगा मार्च दिल्ली के कनॉट प्लेस में। देखिए, बिल्कुल कपिल मिश्रा लगातार जो किसान आंदोलन के वक्त बोलते रहे हैं कि ये आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। अब जब कल लाल किले की घटना के बाद जब देखा कि वहाँ पर एक धार्मिक झंडा वहाँ पर फहराया गया, उसके बाद कपिल मिश्रा ने ऐलान किया है कि सेंट्रल पार्क पर 5 बजे 30 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो तिरंगे का सम्मान है उसे फिर से बरकरार रखने के लिए, क्योंकि लाल किले की घटना को जिस तरह से वहाँ पर भीड़ जुटी, हिंसा की और झंडा एक धार्मिक संगठन का फहराया गया, तो वो उसको उस वजह से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी सेंट्रल पार्क में 30 जनवरी को। फिलहाल सिंघू बॉर्डर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर लगातार जो स्थिति है वो बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं और जो सुरक्षा बल के जवान है, अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल स्थिति यहाँ पर ऐसी ही बनी हुई है और लगातार अब आगे कल जो हिंसा हुई सिंघू बॉर्डर से, उसकी शुरुआत हुई थी, यहीं से पहले बैरिकेड्स तोड़े गए और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़े थे किसान। अब एक अलग दिशा में ये पूरा आंदोलन एक तरह से चला गया और हिंसा के बाद अब सवाल है कि कार्रवाई किस तरह से। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। ये बता दें कि एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में दाखिल हुए किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आपके सामने, 5 तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाल किले के अंदर घुसे किसानों ने वहां रखी कुर्सियां, कंप्यूटर और दूसरी चीजों को तहस नहस कर दिया। अलमारियों को तोड़ डाला, कुर्सियों को तोड़ डाला, स्कैनिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया, कंप्यूटर तोड़ डाले गए, गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। ये बताती तस्वीरें कि किस तरीके का तांडव हुआ था, किस तरीके का उपद्रव हुआ था लाल किले में। किसानों ने कल लाल किले का क्या हाल किया, उसकी तस्वीरें देखकर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आएगा। ये देखिए तस्वीरें, किसान कल लाल किले के भीतर दाखिल हुए, उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाल किले के अंदर का क्या हाल है, चीजें टूटी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। किसानों की भीड़ ने लाल किले के अंदर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। लाल किले के अंदर हम मौजूद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जब किसान अंदर आए तो क्या हुआ। ये टिकट काउंटर की हालत देखिए, ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से खींचा पानी यहाँ हुई। ये एसी आप फिलहाल यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसको खींच के नीचे किया गया है। ये काउंटर, बैगेज काउंटर, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। नीचे आप देखिए रेलिंग को उखाड़ा गया है। तो भयावह दृश्य था जब यहाँ पर कल किसान उन्माद मचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो शीशा ही शीशा पूरे काउंटर में आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। सिक्योरिटी चेक की मशीन, किस तरीके से इसको तोड़ा गया है, सामान को देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। ये पूरे कमरे के हालात आप देखिए कि किस तरीके, देखिए बैक स्कैन मशीन, इनको यहाँ तोड़कर यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से हर एक मशीन को तोड़ा गया है। मैं कमरे के हालात आपको दिखाऊं जो यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं। इन काउंटर को आप देखिए किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया है, अंदर शीशे ही शीशे नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ तोड़फोड़ मचाई गई है बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी है उसको भी तोड़ा गया है, तारों को खींचा गया है, तोड़फोड़ पूरी जगह नजर आ रही है, सारे काउंटर को तोड़ा गया है। ये जो जालियां यहाँ लगी हैं, ये देखिए ये जालियां भी यहाँ पर इनके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, इनको भी काटने की, तोड़ने की कोशिश की गई है। और ये स्कैनिंग मशीन देखिए आप, ये स्कैनिंग मशीन का आलम है। हर एक स्कैनिंग मशीन को यहाँ पर तोड़ा गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है। जहां तक कमरे में देख रहे हैं सिर्फ तोड़फोड़ नजर आ रही है। जो तार है उनको भी तोड़ा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे कमरे में कल तबाही मचाई गई। जो किसान के रूप में या जो किसान संगठन के लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने किस तरीके की तबाही मचाई, ये तस्वीर आप सीधी फिलहाल इस कमरे के अंदर की देख रहे हैं। जैसे ही टिकट घर से आप बाहर आते हैं तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जो लाल किले के कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी देने वाला पत्थर है उसी को उखाड़ कर फेंका गया है। ये तस्वीर आपने देखी और अब आप देखिए कि जहां पर रेलिंग लगी रहती है उस जगह को भी उखाड़ा गया है और यहाँ पर फेंका गया है। इसके बाद ये देखिए आप जीप, ये पुलिस की जीप है
सीआईएसएफ की जीप है और यहाँ इसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से इस पर तोड़ फोड़ मचाई गई है, इसको तोड़ा गया है, इसको पलटाया गया है। पूरी कवर, आप गाड़ी का ये जो कवर ऊपर होता है ये देखिए किस तरीके से ज़मीन पे है। ये स्टीयरिंग कवर आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपको स्टीयरिंग कवर नज़र आ रहा है। गाड़ी का एक एक पुर्जा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तोड़ फोड़ की गई है, शीशे तोड़। और इस वक्त की बड़ी खबर, योगेंद्र यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हुई है योगेंद्र यादव के खिलाफ। योगेंद्र यादव भी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, कई और नेताओं पर भी दर्ज हुआ केस। इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि योगेंद्र यादव पर दर्ज हुई है एफआईआर। योगेंद्र यादव पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली हिंसा मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। कई और नेता भी हैं निशाने पर जिन पर केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कल जो हिंसा हुई थी, योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा था कि इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, कोई और लोग थे जिनकी तरफ से उपद्रव किया गया। लेकिन इस सब के बीच संभवतः कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, कुछ ऐसी जानकारी सामने आई जिसके वजह देखिए एनओसी तोड़ने का आरोप है योगेंद्र यादव पर। एनओसी तोड़ने के आरोप में योगेंद्र यादव पर दर्ज हुई है एफआईआर। तो योगेंद्र यादव पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एनओसी तोड़ने के खिलाफ दर्ज हुई है। आपको बता दें कल जो नियम बताए गए थे, जो शर्तें दिल्ली पुलिस ने बताई थी, जिसके तहत ही इजाजत दी गई थी ट्रैक्टर रैली को, वो तमाम नियम तोड़ दिए गए थे। लेकिन इस सब के बीच योगेंद्र यादव पर दर्ज एफआईआर। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। आनंद, क्या जानकारी, यानी जिन नेताओं को निशाने पर लिया जाएगा, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, उनमें योगेंद्र यादव भी शामिल? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जो एनओसी का करार हुआ था 36 से 37 पॉइंटों पर, और जिन नियमों को किसान नेताओं की जवाबदेही थी ट्रैक्टर रैली के दौरान फॉलो करना, वो तमाम नियमों को तोड़ा गया है। और उसी को लेकर न केवल योगेंद्र यादव बल्कि कई और नेताओं के खिलाफ भी अलग अलग जिलों में दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि नागलोई में जो 4 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी किसानों के नेताओं के नाम है। जो जानकारी मिल रही है उसमें खाप पंचायत से जुड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं, और कुछ जो बड़े नेता हैं जो लगातार मंच संबोधित करते थे उनके नाम शामिल हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव और कई अन्य नेता हैं जो लगातार संयुक्त मोर्चे से जुड़े हुए थे और जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ एनओसी का करार किया था। और उनकी जवाबदेही ये बनती है कि अगर इतनी उग्र भीड़ दिल्ली के अंदर घुसी जिसमें करीबन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं और अभी 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही बनती थी। और इसी को लेकर पुलिस ने करार दिल्ली पुलिस के साथ किया गया था। योगेंद्र यादव भी उनमें शामिल थे और उनके खिलाफ अब एनओसी तोड़ने का मामला दर्ज हुआ। एफआईआर एनओसी तोड़ने के आरोप में दर्ज की गई है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। अब सवाल ये कि एक्शन कब तक, आनंद? जी देखिए, और इस बीच आनंद रोकेंगे आपको, अमित शाह ने रिपोर्ट ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हिंसा मामले पर रिपोर्ट ली है पुलिस कमिश्नर ने। रिपोर्ट दी है गृह मंत्री अमित शाह को। अमित शाह के घर पर बैठक हुई और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट सौंपी गई है। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। आईबी प्रमुख भी इस दौरान मौजूद थे। आपको बता दें उच्च स्तरीय बैठक हुई थी गृह मंत्री के घर पर दरअसल ये बैठक हुई थी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी ली गई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिपोर्ट बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से अमित शाह को सौंपी गई है। जो बैठक चल रही थी उसमें आईबी के प्रमुख भी शामिल थे। तो दिल्ली हिंसा मामले पर यह बड़ी बैठक, और बड़ी बैठक में दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। अमित शाह ने रिपोर्ट ली है, पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये पूरी हिंसा घटी है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, अब आगे की दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या और जानकारी? देखिए, गृह मंत्रालय लगातार इसको लेकर बैठक को रिपोर्ट तलब कर रहा था। गृह मंत्री ने अभी पूरी जानकारी ली है कि किस तरीके से किन परिस्थितियों के भीतर ये पूरी की पूरी घटना हुई है और अभी तक कार्रवाई क्या की गई है। तो विस्तृत तरीके से पूरी एक ब्रीफिंग दी गई और लगातार इसके अलावा भी अन्य भी बैठकें हुई हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, 2 दिन के भीतर दूसरी बड़ी बैठक है और हालात पर लगातार नजर यहाँ पर बनाई जा रही है और एक एक पहलू की इस पूरे प्रकरण से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी जा रही है। तो ये बैठक अमित फिलहाल खत्म हो चुकी है। किसी तरह के सख्ती के आदेश भी हो सकते हैं, हालांकि गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है दिल्ली पुलिस को कि स्थिति के हिसाब से निपटें। जी, ये बैठक खत्म हो चुकी है और लगातार जो इस मामले में 3 चीजें हैं वो कही जा रही हैं कि पहला तो कानून व्यवस्था हर हाल में कायम हो,
दूसरा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तीसरा घायल पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज मिले, समुचित इलाज मिले। तो इन तीनों ये 3 निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समन्वय की किसी भी प्रकार से कमी न हो, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए, तो बड़ी जानकारी अमित पांडे, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, और इस बैठक में आईबी के प्रमुख भी शामिल रहे। और आपको बता दें, दिल्ली हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि कल किसानों के हमले में घायल एक पुलिस वाले का बयान सामने आया। आइए सुनवाते कैसे किसान उपद्रवियों की तरह बर्ताव कर रहे थे, कैसे किसानों ने हथियारों से हमला किया और पुलिस वालों को निशाना बनाया। हद तो उस वक्त हो गई जब गुहार लगाने के बाद भी बवाल कर रहे किसानों ने हमला करना नहीं रोका। वजीराबाद के थाने में तैनात एसएचओ की ड्यूटी कल लाल किले पर लगी थी। उन्होंने अपनी जुबानी कल की पूरी घटना को बताया और यह दावा किया कि किसानों की शक्ल में भीड़ ने कैसे पुलिस वालों पर हमला किया। सुनिए। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था। और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। उन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के। लेकिन एक बाद में तलवार से मारी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं क्या। तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था। हम लोग का ये भी था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है। और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इन पे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। और अब अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल हुई हिंसा मामले में जानकारी है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। योगेंद्र यादव पर एनओसी तोड़ने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक केवल योगेंद्र यादव ही नहीं, बल्कि कई और नेताओं के खिलाफ भी दर्ज हुए हैं मामले। लेकिन जो फिलहाल नाम निकलकर सामने आ रहा है किसान नेताओं में, वो योगेंद्र यादव का निकलकर सामने आ रहा है। योगेंद्र यादव के खिलाफ हुई है एफआईआर दर्ज। उन पर आरोप है कि उन्होंने एनओसी तोड़ी। आपको बता दें, जब ट्रैक्टर रैली की इजाजत गणतंत्र दिवस पर दी गई तो उसमें बाकायदा किसान नेताओं से करार किया गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या आप गारंटी लेते हैं, और गारंटी के बाद ही इजाजत दी गई थी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, एक्शन कब तक, क्योंकि करार तो किसान नेताओं से लिया गया था पुलिस की तरफ से, तो अब सवाल भी नहीं से पूछा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो एनओसी सरकार की तरफ से दी गई थी वो एक ऐसा अनुबंध था जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन के साथ साथ नेताओं की सहमति थी, और इसको लेकर एनओसी दी गई थी कि आप इतने समय पर ये रूट में इस वक्त रैली को शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे अनुबंध तोड़े गए, सारे जो रूट थे वो सब तोड़े गए, और यही वजह थी कि इतनी बड़ी हिंसा हुई है। और यहाँ पर अब एक नहीं बल्कि 9 से ज़्यादा नेता हैं जिनके नाम एफआईआर में अलग अलग दर्ज हुए हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि योगेंद्र यादव के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरे
प्रकरण को पूरे जो नेतृत्व था आंदोलन का उसको हैंडल कर रहे थे और यही वजह है कि उन सभी के नाम है, क्योंकि उन सबके साथ एक डील की गई थी कि आप लोग इतने समय पर तय मुताबिक इस आंदोलन को करेंगे, लेकिन सबने रूल्स तोड़े हैं। तो अब इन सब के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज होगा और साथ ही कई और नाम भी सामने आएंगे। लेकिन अब देखना यही होगा कि दिल्ली पुलिस किस तरह से इसको, क्या पता आज जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें शायद इसको खुलकर बताए, लेकिन देखना यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब योगेंद्र यादव के ऊपर एक्शन क्या होगा और कौन से और नाम निकलकर सामने आएंगे ये देखना होगा। आपको बता दें, ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में आंदोलन की आड़ में जिस तरह उत्पात मचा, उस मामले में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है, 93 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा पुलिस वालों के जख्मी होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये संख्या और बढ़ चुकी है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वालों पर शिकंजा। लाल किले पर प्रहार के बाद सुबह तक 22 एफआईआर। बलवा, तोड़फोड़ और पिस्टल लूट के मामले दर्ज। ट्रैक्टर मार्च वाले उपद्रव में करीब 230 पुलिस वाले जख्मी। हंगामे की निशानियां बयां करती ये कुछ तस्वीरें हैं जो दुनिया में देश को शर्मसार होने की वजहों की यादें दिला रही हैं। चंद घंटों में देश की राजधानी में उत्पात मचाने वालों में से कुछ वापस धरने की जगह लौट गए, तो कई कहां भाग गए किसी को नहीं पता। लेकिन जांच एजेंसियों ने इनका हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। आजादी के 74 साल बाद गणतंत्र की 72वीं सालगिरह पर 26 जनवरी के दिन देश शर्मसार हुआ। राजपथ से आने वाली गर्व की तस्वीरों की जगह सैकड़ों हुड़दंगियों के उत्पात ने ले ली। इन तस्वीरों में कहीं पुलिसकर्मी पिटते नजर आए, तो कहीं तिरंगे का अपमान हुआ और किसान के नाम पर उग्रवाद जैसा काम। और बाकी कसर किले पर प्रहार कर तिरंगे की जगह दूसरे झंडे फहराकर पूरी की गई। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर दुनिया में देश की शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों की जड़ में वादा खिलाफी है। ट्रैक्टर मार्च के लिए शर्त मानने की बात कर रहे, हर शर्त के चीथड़े उड़ गए तो सिस्टम मुस्तैद हुआ। जगह जगह दोबारा सुरक्षा चाक चौबंद की गई, इलाकों की किलेबंदी की गई, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई तो अब भी नहीं हो सकती। इस गुनाह के पीछे खड़े रहने वालों के गिरेबान तक कानून के हाथ जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने इसकी तैयारी की और हंगामे के बाद का सवेरा होने तक एक के बाद एक 20 से ज्यादा एफआईआर हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान गड़बड़ी के आरोप में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर दिल्ली के 6 जिलों में दर्ज की गई है। इन एफआईआर में जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और हथियार लूटने जैसी धाराएं शामिल हैं। बताया गया कि किसानों के उपद्रव में 230 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जिस तरह जंग का मैदान बनाया, उसके बाद आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले पुलिस की सख्ती को गलत नहीं बता सकते। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जगह जगह पत्थर बरसाए गए। आईटीयू में तो एक प्रदर्शनकारी ने ऐसा उधम मचाया कि ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
यही नहीं, लाल किले के पास ऐसा उत्पात मचा कि पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागते नजर आए और बाद में लाल किले पर 2 अलग अलग झंडे उस जगह लगा दिए गए जहां शान से तिरंगा लहरा रहा होता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन तो किया गया, लेकिन तय वक्त से पहले निकल पड़ी रैली ने तय रूटों की अनदेखी की। पुलिस की बार बार गुजारिश के बावजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया और बैरिकेड्स तोड़ डाले। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से निकले आंदोलनकारी भी हंगामे पर उतर आए। पुलिस का आरोप है कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से आए आंदोलनकारियों के एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो कई आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए और इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इस हंगामे के दौरान 8 डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ हुई, जबकि 17 दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचा। सड़कों को बंद करने के लिए लगाए गए 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए, जबकि 300 से ज्यादा बैरिकेड बर्बाद हो गए। इस हंगामे की जांच में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी शामिल की जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उसकी नजर गैंगस्टर लखा सदाना पर है। पुलिस ने आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने को लेकर गैंगस्टर लखा सदाना की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों में लखा सदाना और उसके करीबी शामिल थे। साथ ही लखा सदाना दिल्ली में हुई हिंसा में भी शामिल था। लखा सदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। लखा सदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से सक्रिय है। दिल्ली में जैसा उत्पात मचा, उसका असर अब आंदोलन पर नजर आने लगा है। बीते कुछ दिनों से धरने वाली जगहों पर जैसी भीड़ रहती थी, अब वो कम होने लगी है। आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों ने जो बोया है, अब उन्हें वही काटना पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें, कल हुए हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। संस्कृति मंत्रालय लाल किले पर हुए हमले में हुए नुकसान का आकलन करेगा। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नुकसान के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में लाल किला और उससे जुड़ी इमारत को देखते हुए इमारत को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। तो अब ये तैयारी संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एएसआई को कहा गया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन हो और उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुड़दंगियों ने लाल किले में जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, जिसे केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुद लाल किले पहुंचकर वहां हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों के प्रदर्शन की वजह से कल कुछ बच्चे लाल किले में फंस गए थे, जिनसे पर्यटन मंत्री ने आज मुलाकात की। खुद पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे लाल किले और वहां पहुंचकर उन्होंने जहां एक तरफ हालात का जायजा लिया, तो परेड में शामिल होने के लिए जो बच्चे पहुंचे थे, असल में वो बच्चे फंस गए थे इस पूरे तांडव के बीच, इस पूरे उपद्रव के बीच, इस हिंसा के बीच। तो उन बच्चों से भी प्रहलाद पटेल ने बातचीत की, उनसे मुलाकात की। पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जिनकी तरफ से बाकायदा जायजा लिया गया हालात का। लाल किले पहुंचे वो, पूछने की इजाजत है। पुलिस सरकार का ही हिस्सा होती है, वो पहले जानकारी देंगे ना आपको, पहले जानकारी स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज सिक्योरिटी कमेटी अलग होती है, कैबिनेट अलग होती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में जो भी कुछ चर्चाएं होती है या निर्णय होते हैं, सही समय पर बताए जाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। हाँ जी, वही तो पुलिस बता रही है। वो तो पहले ही बताया है, उसमें कोई बदलाव होगा तो बताएंगे ना।
नहीं, ऐसा कब कहा? आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। नहीं, समझने की क्यों जरूरत है? जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे आपको। अरे भाई साहब, इसीलिए आज पहले क्या हुआ ये समझने के लिए आज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, सारे सवाल पूछो और पूरे जवाब मिलेंगे। बाद में नहीं, व्यक्तिगत तौर पे वही है जो आपकी भावना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी दे रही है। दिल्ली पुलिस से जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, जब दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना पर जानकारी दी जाएगी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कब तक फिर ये पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पुलिस की कॉन्फ्रेंस जो है वो शाम को 4 बजे हो गई है, क्योंकि पहले ये कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे के वक्त में थी। लेकिन पुलिस क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही उसके जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर शायद पुलिस की तरफ से पूरी तरह से ये एक कंक्लूजन देना होगा, या कहा जाए तो आज पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग होगी। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कितने बजे होगी, क्योंकि 4 बजे का समय दिया है और उसके हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस होगी। गायत्री, ठीक है, तभी तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ पाएंगी। दिल्ली पुलिस अब आगे क्या एक्शन लेगी और क्या होगा। लौटेंगे दीपक आपके पास। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने दिल्ली के नांगलोई में भी जमकर तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें कुछ किसान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए, जबकि कई किसान ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। क्रेन में तोड़फोड़, क्रेन लगाई गई थी, बैरिकेड्स लगाई गई थी, उनको तोड़ दिया गया और पुलिस की गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। डीटीसी बसों को भी जगह जगह नुकसान पहुंचाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए गए थे ताकि हिंसक भीड़ आगे ना बढ़े, लेकिन उन बैरिकेड्स को भी तोड़ते हुए ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए देखे गए। सड़क पर किया जमकर उत्पात। क्या बर्बरता यहाँ पर की गई है। लगातार पुलिस रोकती रही। हमारी आंखों के सामने कई सारे आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े ताकि लोग कंट्रोल में आ सके, लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं आया। ये देखिए, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। जो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे इनको रोकने के लिए, उसे ट्रैक्टर के जरिए हटा दिया गया। किसानों ने बर्बरतापूर्ण इसको हटाया, तोड़ दिया। ये बैरिकेड जो लगाए थे, ये तार जो लगाई गई थी, वो सब को तोड़ दिया गया। देखिए, तमाम चीज़ें जो है वो टूटी पड़ी हैं। लगातार अब पुलिस इनको हटाने का काम कर रही है। कोशिश की गई थी लगातार कि कैसे जो है यहाँ से किसानों को रोका जाए, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। आप कल यहाँ पर थे क्या? नहीं, हम नहीं थे। ये नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तस्वीर ऐसी है। क्या हुआ था सर? ऐसा हुआ कि वो उनको रूट दिया गया था नजफगढ़ रोड वाला। तो जब यहाँ पे उन्होंने रोकने की कोशिश करी यहाँ पे, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि हम तो सीधा निकलेंगे, हम आगे रूट पे जाना चाहते हैं। उसी बात पे बस फिर यहाँ पे इन्होंने मना करा। उन्होंने आकर ही पुलिस वाले बैठे भी यहाँ से आके उन्हें रोकने के लिए कि भाई आप यहाँ पे रुक जाओ, चलने के जी नहीं जी हम तो सीधे ही निकलेंगे। तो उसमें कुछ उपद्रवी भी थे, सारे नहीं थे, एक दो ने उपद्रवापना करा, तो उस वजह दिक्कत आई। पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी की। पुलिस वालों ने कई दफे रोकने की कोशिश करी उन्हें, लेकिन वो कहने लगे हमें जाने दो। ये देखिए, ये यहाँ के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या हालात उस वक्त हुआ था। इस वक्त तस्वीर अगर आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ा गया। 26 जनवरी 2021 को देश के गणतंत्र होने की 72वीं सालगिरह मनाई गई, लेकिन ये सालगिरह इतिहास में काले पन्ने में दर्ज हो गई। वजह रही आंदोलन पर बैठे किसान। वो किसान जिन्हें मनाने और समझाने की कोशिश में सरकार काफी वक्त से जुटी रही। शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश का दावा करने वाले किसानों का अचानक हिंसा और शर्मनाक रूप दिखा, जिसने दिल्ली के कई इलाकों में आतंक फैलाया। गणतंत्र दिवस पर शर्मसार लोकतंत्र। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों का झंडा।
पर झंडा क्यों फहराया? देश के गौरव का ये पल साल दर साल कुछ ऐसा ही नजर आता है, लेकिन ये तस्वीरें बदल गईं 26 जनवरी 2021 के दिन। राष्ट्रीय पर्व पर सबसे बड़ी साजिश, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। लाल किले की प्राचीर पर फहराते तिरंगे की अस्मिता पर बदनुमा दाग बनकर चस्पा हो गई हैं ये तस्वीरें। देश के सबसे गौरवशाली पल की यादों में कलंक बनकर जहन में बस गई हैं ये तस्वीरें। 26 जनवरी को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो देखा और सुना ही जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? लाल किले पर झंडा क्यों? 60 दिनों तक दिल्ली की बॉर्डर पर सीमित रहने वाले किसान आंदोलन का गुबार अचानक लाल किले पर क्यों फट पड़ा? किसान आंदोलन की जद में हाईवे और संसद की बात तो सुनी थी, लेकिन पूरी कहानी में लाल किला कहां से आ गया, ये जानना भी जरूरी है। हिंदुस्तान की सत्ता के केंद्र का प्रतीक है लाल किला, इसलिए लाल किले पर झंडा फहराने का हक इस लोकतंत्र ने केवल उसे ही दिया है जिसे जनता ने अपना रहनुमा चुना है। लाल किले के प्राचीर पर शान से फहराते तिरंगे की खुशनुमा हवाओं का संकट देश भर में बहता है, और इसी लाल किले में अगर लोकतंत्र की जड़ को हिलाने वाला कोई काम हो तो वो भी देश के कोने कोने में पहुंचता है। शायद यही कारण है कि एक सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र के महापर्व के दिन लाल किले के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई क्रांति की तैयारी में लाल किले का अहम किरदार रहा। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारी को आग बनाने में लाल किले की अहम भूमिका रही। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लाल किला राजनीति का केंद्र बना रहा। हालांकि इस क्रांति के असफल होते ही अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और लाल किला पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लाल किले पर क्यों फहराया जाता है तिरंगा? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद सबसे पहले लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। तभी से देश के लोकतंत्र का प्रतीक बना लाल किला। सत्ता के सर्वोच्च शिखर शक्ति का प्रतीक है लाल किला। राजनीति में प्रतीकों की बहुत अहमियत होती है। यही वजह है कि लाल किले पर कब्जा करना सत्ता को चुनौती देने का ऐलान करने जैसा माना जाता है। 26 जनवरी के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों की करीब 10 दौर की बातचीत हुई। दोनों के बीच सहमति बनी, रूट तय किए गए। किसान नेताओं ने मार्च को तय रूट पर रखने का आश्वासन दिया, और तो और दिल्ली पुलिस ने किसानों को तय रूट पर रास्ता देने के लिए बैरिकेडिंग भी हटाई। लेकिन फिर मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और सरकार के साथ धोखा किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लोगों से विश्वासघात किया। प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंगियों ने जो किया, उससे किसानों के आंदोलन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। आंदोलन ने सहानुभूति गंवा दी और आंदोलन के नाम पर साजिश बेनकाब हो गई। लोकतंत्र के पावन पर्व पर देश शर्मसार हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये प्रदर्शन न सरकार के काम का था और न ही किसान के काम का, तो फिर ये हंगामा क्यों किया गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये किसके इशारे पर किया गया? कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है।
और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। नेटवर्क 18 लाया है टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए बंगाल का 10 साल का वंडर किड। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुव्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुरद्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर हर्षा भोगले, सर हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। आ रहा है ये यंग जीनियस 30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर, बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स करीब 900 अंक गिर गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, निफ्टी 250 अंक गिरा है। तो बाजार में ये बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें, जहां एक तरफ सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरा है तो वहीं निफ्टी 250 अंक गिर गया है। तो ये बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट, बाजार में बड़ी गिरावट। तो बाजार में बड़ी उछाल के बाद पिछले कुछ दिनों में ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 900 अंक गिर चुका है, जबकि निफ्टी की अगर बात करें तो 250 अंक गिर गया है। तो ये बड़ी गिरावट इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी हाल में वो वक्त भी जब बाजार में एक अच्छी उछाल